मैं सौरभ बब्बर कर्जों के दलदल में इस कदर फंस गया हूँ कि बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं बचा है। अंत में मैं और मेरी धर्मपत्नी मोना बब्बर अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। हमारी किशनपुरे वाली प्रॉपर्टी, दुकान व मकान हमारे दोनों बच्चों के लिए है। हमारे दोनों बच्चे अपने नानी के घर रहेंगे। इनका जीवन अब हम पति पत्नी उनके हवाले करके जा रहे हैं। बच्चे हमारे वहीं रहेंगे। हमें किसी और पर भरोसा नहीं है। हमारे लेनदारों को हमने अंधाधुंध ब्याजें दी हैं, अब हम और नहीं दे पा रहे हैं। हम जहां सुसाइड करेंगे उस जगह जाकर हम व्हाट्सएप पर फ़ोटो शेयर कर देंगे। इस दुनिया को अलविदा। सौरभ एंड मोना बब्बर, 10/8/2024। ये दिल को दहलाने वाला सुसाइड लेटर सौरभ बब्बर और मोना बब्बर ने लिखा। मरने से पहले इतनी दर्दनाक घटना मैंने सहारनपुर के अंदर आज तक नहीं सुनी। दोनों बहुत ही ज़्यादा हंसमुख स्वभाव के थे, लेकिन उनके साथ क्यों ऐसा हुआ, यही इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज जो मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ वो बनाने वाली हूँ मैं सहारनपुर की एक फेमस खबर। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक कपल ने गंग नहर में कूदकर सुसाइड कर लिया, जिनका नाम था सौरभ बब्बर और उनकी पत्नी का नाम मोना बब्बर। दोनों ने क्यों सुसाइड किया, क्यों वो दोनों अपने छोटे बच्चों को रोता बिलखता अपने पीछे छोड़ गए? आखिर इतने बड़े व्यवसायी ने, जो कि सर्राफा का काम करते थे, ज्वेलर्स थे, उन्होंने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया? क्या उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था? कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, काफ़ी भंडारों में, इन सब चीज़ों में, जागरण में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और यहाँ तक कि गरीब लड़कियों की शादी तक करवाते थे। तो इतने अच्छे काम करने वाले इस तरह के व्यक्ति ने आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठाया और क्यों उठाया? आज हम इसी की चर्चा, इसी की जांच पड़ताल करने के लिए कल शाम हमने उनके घर पर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था। नीचे उनकी शॉप है साईं ज्वेलर्स के नाम से, और ऊपर वो अपनी पत्नी मोना बब्बर और अपने दोनों बच्चों के साथ रहते थे। उनके जो माता पिता है वो कहीं अलग रहते हैं। वहां पर पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि उनके ऊपर लगभग 10 करोड़ का कर्जा था। जी हाँ दोस्तों, 10 करोड़ का कर्जा कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। और लगभग 7 करोड़ उनके मार्केट के अंदर फंसे हुए थे। आखिर इतना कर्जा उनके ऊपर कैसे हुआ, किस तरह का उनके ऊपर कर्जा था, ये मैं आपको बताती हूँ। वहाँ बात करने पर पता चला, बल्कि वहाँ पर एक दो लोग खड़े भी हुए थे, सौरभ बब्बर गोल्ड कमेटियाँ डालते थे और लोगों से जो पैसा वो लेते थे उस पैसे को वो आगे ब्याज पर चला देते थे। तो जो लोग उनको पैसे देते थे वो उनसे लगातार, जब उनकी कमेटियाँ खत्म हो गई थी गोल्ड की, लगातार उनसे अपने पैसों की डिमांड कर रहे थे, अपना सामान की डिमांड कर रहे थे। और जो आगे फिर सौरभ बब्बर, जिन लोगों को सौरभ बब्बर ने पैसा दिया था वो उनसे डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो पैसा आगे से उनको नहीं मिल पा रहा था। और जब वो पैसा उनको नहीं मिल पा रहा था तो वो जिन्होंने उनके पास कमेटी डाली थी वो उनको भी रिटर्न नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पर हमें 2-3 लेडीज भी मिली जो उनके घर के नीचे लगातार खड़ी हुई थी। वो बोल रही थी कि लगभग हम 7-7, 8-8 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हमने पूछा कि आप लोग क्यों खड़े हुए हैं? कैमरे पर उनको लाने की कोशिश की, बट वो नहीं आई, क्योंकि कुछ वो जो लेडीज थी वो मुस्लिम फैमिली की थी, पर्दा करती थी, इसलिए वो हमारे कैमरे पर उन्होंने आने से मना कर दिया। बट उन्होंने हमें इतना बताया कि उनके एक घर की 11 कमेटियां हैं, एक की 18 कमेटियां हैं, एक की 2 कमेटियां हैं। फिर हमने उनसे ये भी कहा कि जब वो ही नहीं रहे तो अब आपका पैसा कैसे मिलेगा, आप इसको भूल जाइए। तो उन लोगों ने ये कहा कि हमारा पैसा क्यों नहीं मिलेगा, जब वो दुकान और मकान अपने बच्चों के नाम करके गए हैं, उसी को सेल करके हमें हमारा पैसा वापस किया जाए। क्यों? क्योंकि हम भी गरीब लोग हैं, हमने भी ना जाने कैसे कैसे मेहनत करके उस पैसे को हमने इनके पास जमा किया था, जिससे हम अपने बच्चों की शादियों के लिए उनसे कुछ जेवर बनवा सके या हमारा एक मुश्त पैसा इकट्ठा हो जाए। तो हमें तो पैसा चाहिए, क्योंकि हम भी गरीब लोग हैं। तो अभी भी सौरभ बब्बर और मोना बब्बर के जाने के बाद भी लोग जो उनके कर्जदार हैं, उनके घर पर लगातार भीड़ जमा है, वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। को उन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि हम कर्ज समाप्त नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने जैसे कि अपने सुसाइड लेटर में लिखा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कि मैं कर्जदारों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूं और मुझे इससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है, इसलिए मैं अपनी जीवन की लीला समाप्त कर रहा हूं। और जो भी मेरा किशनपुरे वाला
दुकान है और मकान है वो मैं अपने दोनों बच्चों के नाम करके जा रहा हूँ, और मेरे जो दोनों बच्चे हैं उनकी कस्टडी उनके नाना नानी के पास रहेंगे। नाना दादी के पास भी उन्होंने मना कर दिया, मतलब उनका कोई जिक्र तो नहीं किया, बट उन्होंने कहा कि सिर्फ नाना नानी के पास बच्चे रहेंगे, क्योंकि उनके अलावा हमें किसी और पर भरोसा नहीं है। और उधर दूसरी तरफ बात करने पर पता चला उनके पेरेंट्स से, माता पिता से, जैसे कि मैं और भी खबरें देख रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि इस तरीके की कोई भी हमें बात सौरभ की नहीं मालूम कि सौरभ के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया है। अगर हमें पता होता तो हम उसकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करते। तो आखिर सवाल यही उठता है कि क्या सौरभ ने किसी को अपने परिवार में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, और आखिर सौरभ को लोगों के ऊपर, अब उनके मतलब जो सास ससुर हैं, उनकी वाइफ के जो माँ बाप हैं, उनके अलावा किसी और पर भरोसा आखिर सौरभ को क्यों नहीं था, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठा। क्या था दोस्तों, सौरभ बब्बर और मोना बब्बर ने 10 अगस्त को ठान लिया था कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा कर्ज का बोझ बढ़ गया था जिसको वो उठा नहीं पा रहे थे, और दोनों पति पत्नी 10 अगस्त को अपने दोनों बच्चों को लेकर हरिद्वार के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अपनी ससुराल में छोड़ा, अपनी बड़ी गुड़िया को प्यार किया और उसको कहा कि अपने भाई का ख्याल रखना। उस समय कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि ये बात सौरभ बब्बर और मोना बब्बर उनको क्यों कह रहे हैं। ये बात तो तब पता चली जब रात को सुसाइड करने से पहले उन्होंने एक लास्ट सेल्फी क्लिक की और उन्होंने अपने दुकान पर काम करने वाले लड़के को वो सेल्फी सेंड कर दी, और उन्होंने सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में उन्होंने सारी चीज़ें लिखी और ये भी बताया कि हम जहाँ पर भी जाएंगे, जहाँ पर भी हम सुसाइड करेंगे, हम उसका एड्रेस आपको बता देंगे। तो उसी छानबीन के दौरान जब पुलिस वहां पर पहुंची, जब उनको ढूंढा गया, तो सिर्फ वहां पर सौरभ बब्बर की लाश मिली। मोना बब्बर का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जिसको लगातार पुलिस और गोताखोर ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने आसपास वालों का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने भाई बहनों का आप पूरा ख्याल रखिए। उनके बारे में जानते रहिए, एक दूसरे से मिलते रहिए। सिर्फ और सिर्फ इस मोबाइल पर मत चिपके रहिए कि हम लोग बिल्कुल होश खो देते हैं, हमारे क्या रिश्ते हैं, क्या चल रहे हैं, क्या नहीं है। लोग सिर्फ अपने अपने में मस्त हैं, एक दूसरे के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है कि आखिर दूसरा व्यक्ति क्या झेल रहा है। हो सकता है उससे बात करने से जो उनके दिमाग में चल रहा है वो चीज़ स्किप हो जाए। काश अगर सौरभ बब्बर और मोना बब्बर भी किसी से अपनी चीज़ों को शेयर कर लेते, या फिर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, जैसे कि उन्होंने कहा कि उनके माँ बाप ने कि हमें सौरभ ने कुछ भी नहीं बताया था, तो शेयर कर लेते तो हो सकता है कुछ ना कुछ हल निकल के आता। इसलिए दोस्तों, आप अपने अपनों से लगातार बात करते रहिए, उनसे संपर्क में बने रहिए और अपनों का ख्याल रखिए।